तो फर्दर आगे लिखिए, फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक इज 3-टायर सिस्टम। आई थिंक ये मैंने लिखवा दिया था, मुझे तो अच्छे से इसका पावर और वो था कहता है 99 उसके बाद रिजर्वेशन के बाद मैंने कुछ और नहीं लिखवाया। क्वालिफिकेशन है उसके बाद ये पावर ओके कोई बात नहीं, 3-टायर सिस्टम में आगे फर्दर लिखिए, 3-टायर सिस्टम विद पंचायत एट द विलेज, 3-टायर सिस्टम, 3-टायर सिस्टम with panchayat at the village, intermediate and district level, and the district level. Panchayat means an institution of self government. Panchayat means institution of self government for rural areas, for rural areas. ये लाइन इंपॉर्टेंट है जो अब मैं लिख पा रहा हूं। Act brings about uniformity. Act brings about uniformity in the structure of Panchayati Raj. In structure of Panchayati Raj throughout the country. Throughout the country. However, a state have population. However, a state have population not exceeding 20 lakh. Important value है, not exceeding 20 lakh. May not constitute panchayat at intermediate level. Panchayat at intermediate level. What does this mean? देखो हमारे पास, हमने बोला कि ये जो होता है 3-टायर सिस्टम होता है, डेट सिंपली मींस डिस्ट्रिक्ट हो गया हमारे पास, नीचे हमारे पास इंटरमीडिएट हो गया, नीचे हमारे पास पंचायत हो गई, ठीक है। तो जिस भी स्टेट की पॉपुलेशन 20 लाख से कम है, जिसकी भी 20 लाख से पॉपुलेशन कम है, उस वाले पार्ट में हम इंटरमीडिएट पार्ट को छोड़ सकते हैं। फिर मैं बोल रहा हूं सकते हैं, होता ही नहीं है, कंपल्सरी नहीं है, इट मे बी प्रोविजन। मतलब आपको पता होना चाहिए, देखो कि लाइक हमारे पास सबसे पहले जो है हमारे पास यूनियन गवर्नमेंट है। यूनियन गवर्नमेंट ने क्या किया, यूनियन गवर्नमेंट ने एक लॉ पास किया, डेट इज 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, ठीक है। अब 73rd के हिसाब से क्या बोला गया कि स्टेट के हाथ में पावर है, दे विल कॉन्स्टिट्यूट पंचायत्स। ये देखो, यूनियन गवर्नमेंट ने स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में पावर दी है। अब स्टेट गवर्नमेंट अपने स्टेट के हिसाब से प्रोविजंस बनाएंगी। अब वो देखती है कि जहां पर भी हमारे पास 20 लाख से कम पॉपुलेशन है, वहां पर खर्चा बचाने के लिए, मैन पावर बचाने के लिए क्या करते हैं, इंटरमीडिएट लेवल को हटा देते हैं, ठीक है। तो बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स है, इट इज अ 3-टायर सिस्टम, बट जहां पर भी पॉपुलेशन लेस देन 20 लाख है, वहां पर इंटरमीडिएट लेवल हटा देते हैं, देन वो चीज हमारे पास ऑटोमेटिकली 2-टायर सिस्टम बन जाता है, ठीक है। तो डिस्ट्रिक्ट के सीधा सबऑर्डिनेट हमारे पास पंचायत रहती है, वहां पर याद रहेगा। अगेन याद रखना, देखो समझना, बोलने में क्या है कि इट इज अ लाइक, आपके अभी दिमाग में चल रहा होगा कि यूनियन होता है, यूनियन के नीचे हमारे पास स्टेट होता है, और स्टेट के नीचे हमारे पास ये पंचायत होता है। पंचायत बोलो या फिर अर्बन लोकल बॉडीज बोलो, है ना, 73rd 74th। आपको ऐसा लग रहा है सबऑर्डिनेट देखने में, लेकिन एक्चुअली में क्या है कि यूनियन है,
बोला है ना, ग्रास रूट लेवल ऑफ डेमोक्रेसी बोला जाता है कि आप अब देखो यूनियन गवर्नमेंट डायरेक्ट इसके लिए भी रूल्स बना देती है कई बार, लेकिन पावर किसके हाथ में, इसके हाथ में है। फाइनेंस कौन, सीधा फाइनेंस इसके हाथ में ये नहीं देती है, फाइनेंस इसको दिया जाता है, देन ये चीज इसको फाइनेंस प्रोवाइड करती है। कई स्टेट्स ने पावर दे रखी है कि तुम अपना फाइनेंस खुद संभालो। आपने देखा होगा ऑर्चर्ड्स लगी होती है जिसे हम ये बोलते हैं, टोल बोलते हैं खुद नाके। आप किसी विलेज में जाओगे तो वो आपसे पैसा वसूल करते हैं कि आप हमारे हमारे विलेज में से होके जा रहे हो, इस वजह से आप हमें पैसा दो। और कुछ प्रोविजंस होते हैं, इनको खुद से ही कई चीजें एस्टेब्लिश करनी होती है। लाइक हर एक गांव में एक स्मार्ट लाइब्रेरी होगी, ऐसा हमारे मोदी जी का विचार था। और एक्चुअली में ये है पंचायती राज में कि वहां पे लाइब्रेरी भी स्टैब्लिश करना इनके हाथ में है। प्रोविजंस है, 29 प्रोविजंस है, पूरी पूरी लिस्ट है हमारे पास। ये चीज बस याद रखना आप लोग, बाकी आगे हम कर रहे हैं। नेक्स्ट लिखिए ग्राम सभा। इट वॉज इन आर्टिकल 243 क्लॉज ए। ग्राम सभा 243 क्लॉज ए लिखिए। ग्राम सभा इज अ फाउंडेशन ऑफ पंचायती राज सिस्टम। ग्राम सभा इज अ फाउंडेशन ऑफ पंचायती राज सिस्टम। It shall exercise such powers. It shall exercise such powers and functions at village level. Such powers and functions at village level as the legislature of state determine. As the legislature of the state determine. That's all. Like जैसा हमारे पास स्टेट लेजिस्लेचर बताएगा उसी हिसाब से हमारे पास ग्राम सभा के हाथ में पावर्स होंगी। ये चीज यूनियन ने ऑलरेडी 73rd बना दिया, स्टेट्स को पावर दे दी। अब स्टेट्स के हाथ में है कि ग्राम सभा का फॉर्मुलेशन फाउंडेशन कैसे रखा जाएगा। और ग्राम सभा ही बेसिक यूनिट है, जैसे हमें बोला जाता है कि सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ ह्यूमन बॉडी, है ना। सिमिलरली अगर ग्रास रूट लेवल की बात करते हैं तो डेट इज द ग्राम सभा। ग्रास रूट लेवल डेमोक्रेसी की हम बात करते हैं, ग्रास रूट लेवल डेमोक्रेसी की बात करते हैं, द बेसिक यूनिट इज ग्राम सभा। ठीक है, आगे लिखिए इसमें इलेक्शंस ऑफ पंचायत, डेट इज इन आर्टिकल 243 क्लॉज सी। 243 क्लॉज सी, ये सीधा मैच करने के लिए आ जाएंगे आपको, जैसे कल आपने देख ही लिया है, ठीक है ना। और ऑलरेडी मैंने आपको बता भी दिया था पहले कि क्वेश्चंस ऐसे ही बनेंगे। इलेक्शन ऑफ पंचायत आर्टिकल 243 क्लॉज सी लिखिए। ऑल द मेंबर्स ऑफ पंचायत at all the members of panchayat at village, intermediate and district level, village comma intermediate and district level are directly elected, shall be, not are, shall be directly elected by the people. अब देखो एक्चुअली में होता क्या है कि जब आपने ग्राम मतलब विलेज में जाके सारे पर्सन्स को चुन लिया, अब विलेज के पर्सन चुनने के बाद भी उनका कोई चेयरपर्सन होगा, चेयरमैन होगा। अब अलग अलग स्टेट में अलग अलग लॉज हैं इसके रिगार्डिंग। अब इस चीज के लिए कि मतलब चेयरपर्सन क्या डायरेक्टली इलेक्टेड होगा या फिर चेयरपर्सन भी हमारे पास इनडायरेक्टली इलेक्टेड होगा, ये सब कुछ हमारे पास स्टेट लेजिस्लेचर के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, अगेन सेम चीज है कि सब कुछ स्टेट के ऊपर है कि हमारी स्टेट गवर्नमेंट क्या चाहती है कि हमारा स्ट्रक्चर कैसा हो, उसका चेयरपर्सन इनडायरेक्टली चुना जाए, डायरेक्टली चुना जाए, या फिर मेजॉरिटी ऑफ वोट्स के साथ इलेक्ट कर लिया जाए। लिखिए, चेयरपर्सन ऑफ पंचायत एट विलेज लेवल शैल बी इलेक्टेड, चेयरपर्सन ऑफ पंचायत at village level shall be elected in such a manner
as the state legislature determines, as the state legislature determines. ठीक है, अब देखो लिखा हुआ है कि स्टेट लेजिस्लेचर जैसे मर्जी डिटरमाइन करेगा वैसे हम उसको एसेंस को इलेक्ट कर लेंगे, बट देखा गया है कि अभी तक मेजॉरिटी ऑफ द स्टेट्स में, मेजॉरिटी मतलब लगभग सारे ही स्टेट्स में प्लस यूटीज में, विलेज मेंबर्स को आप डायरेक्टली इलेक्ट कर रहे हो, इंटरमीडिएट लेवल को भी आप डायरेक्टली इलेक्ट कर रहे हो, इवन आप डिस्ट्रिक्ट लेवल को भी आप डायरेक्टली इलेक्ट कर रहे हो, बट जो चेयरपर्सन है विलेज लेवल का भी, आपने जिन पर्सन को इलेक्ट किया है वो पर्सन मिलकर उस पर्सन को इलेक्ट कर रहा है। डिस्ट्रिक्ट की भी अगर बात करते हैं, इंटरमीडिएट की भी बात करते हैं, देयर इज अ सेम प्रोसेस फॉर इलेक्शन ऑफ द चेयरपर्सन। लाइक इफ यू आर डीलिंग विद द इंटरमीडिएट लेवल, all the lower levels was incorporated in it. Like पूरा का पूरा विलेज ने आप जिसको वोट दिया, अब वो पर्सन अपने पंचायत के चेयरपर्सन को चुन रहे हैं, और वो सारे वो वाले पर्सन प्लस जो इंटरमीडिएट लेवल के पर्सन हैं वो भी मिलकर इंटरमीडिएट के चेयरमैन को चुन रहे हैं। देन विलेज पीपल्स लाइक जिनको आपने चुना, देन जो इंटरमीडिएट लेवल है वो सब मिलकर किसको, डिस्ट्रिक्ट के काउंसलर को चुन रहे हैं, डिस्ट्रिक्ट के चेयरपर्सन को चुन रहे हैं। याद रहेगा, तो ये प्रोसेस नॉर्मली चल रहा है, लेकिन अगेन स्टेट के ऊपर है वो कैसे डिटरमाइन करना चाहता है। हाउएवर जी नहीं, प्रधान को तो आप डायरेक्टली चुन रहे हो, प्रधान तो एक ही पर्सन हुआ ना, जब पंचायत के पंच चुने जाएंगे उसमें भी चेयरपर्सन कौन होगा, 5 पर्सन चुने, जैसे आप पंच बैठे हो, मतलब मान के चलता हूं कि आप पंच बैठे हो, तो आप में से भी सबसे सबऑर्डिनेट मतलब सबसे सुपर कौन होगा, सबसे एपेक्स कौन बॉडी कौन होगा आप में से भी। मान के चलते हैं कि आप सबकी क्वालिफिकेशन सेम है, आप थोड़े से एजेड हो गए, तो इस वजह से आपको चेयरपर्सन बना देंगे, कुछ भी कंडीशंस रख सकता है स्टेट। ठीक है, नेक्स्ट लिखिए आगे। हाउएवर द चेयरपर्सन, पंच वाला ये तो कम देखने को मिलता है, बहुत ही कम यार, ना के डायरेक्ट प्रधान वाला। देखिए हाउएवर the chairperson at the intermediate and district level, however the chairperson at the intermediate and district level shall be elected indirectly, by and from among the elected members thereof, done। next लिखिए क्वालिफिकेशन। देखो जब इनकी बात करते हैं क्वालिफिकेशन की, जब हम बात करते हैं इसके क्वालिफिकेशन की, तो क्वालिफिकेशन में 2 क्वालिफिकेशन है। फर्स्ट चीज है हमारे पास जो एक एमएलए की क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, वो सारी इसमें होनी चाहिए। जो एक एमएलए बनने के लिए हमारे पास जितनी भी क्वालिफिकेशन पोजेस करते हैं, लाइक हमारे पास इंडियन सिटीजन होना चाहिए, शेड्यूल 8 में जितनी भी लैंग्वेजेस है उसमें से एक लैंग्वेज के ऊपर ग्रिप होनी चाहिए, मतलब ये सब कुछ जितने भी है हमारे पास वो सब कुछ इसमें रहेगा। नेक्स्ट इसमें, अच्छा इसमें एमएलए में एज कितनी है, 25, याद रखिएगा। यहां पर 25 एज नहीं है, यहां पर एज है 21। 21 साल से ऊपर मतलब आप सभी एलिजिबल हैं प्रधान बनने के, तो प्रधान बन जाओ, बहुत पैसा है, मजाक नहीं, पैसा तो हर चीज में है। अभी गवर्नमेंट के किसी भी ठेके को आप उठा लो, हर चीज में पैसा है। चलो लिखिए, फिर फर्स्ट लिखिए, a person seeking election to panchayat must possess, a person seeking election to panchayat must possess the qualification prescribed for the member of state legislature,
the qualification prescribed for a member of state legislation. Then second point इसी में जो next qualification है, that is minimum age for contesting election to panchayat is minimum age for contesting election in panchayat is 21. Done. Next लिखिए disqualification of member of panchayat. Disqualification of member. Disqualification of member. It was in Article 243 clause F. 243 clause F. देखिए, a person shall be disqualified for first point if he is so disqualified by or under any law, if he is so disqualified by or under any law from the time being in force for the purpose of election to the legislature of the state concerned. Second, to the legislature of the state concerned. Second, if he is so disqualified by, if he is so disqualified by or under any law of legislature of the state, legislature of the state. देखो, पूरी फुल होलसम पावर यहाँ पर जो है स्टेट गवर्नमेंट के पास है. यूनियन गवर्नमेंट ऐसा इसमें कोई इंटरफेरेंस नहीं कर रहा है. स्टेट गवर्नमेंट ने कोई भी लॉ बनाया और उसका उल्लंघन करता हुआ हमारा बंदा पकड़ा गया तो उसको डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है. अब देखो, दो तरीके के लॉ होते हैं. कुछ हमारे पास सिर्फ कुछ फॉर अ टाइम बिंग होते हैं, कुछ होते हैं जो लंबे समय तक प्रोसेस में हमारे पास चलते रहते हैं लॉस, जो थोड़े टाइम पीरियड के लिए, लाइक फॉर इलेक्शन के लिए आए. बोला जा गया कि कोई इसने बूथ कैप्चरिंग करी तो उसका इलेक्शन, उसका नामांकन रद्द कर दिया जाएगा, उसका नॉमिनेशन रद्द कर दिया जाएगा. तो फिर भी मान के चलो, ऐसे एग्जांपल मानो कि ये जो 4 पर्सन है ये हमारे पास अलग अलग जगह से कंटेस्ट कर रहे हैं, 2 अलग जगह से, 2 अलग जगह से. तो हुआ क्या कि इस बंदे ने बूथ कैप्चरिंग करना स्टार्ट किया और स्टेट लेजिस्लेचर ने एक लॉ लेकर आ रखा था, अगर कोई भी स्मेल प्रैक्टिस में पाया जाता है तो वो बंदा ऑटोमेटिकली सस्पेंड हो जाएगा, वो आगे आने वाले कुछ टाइम तक इलेक्शन ऑटोमेटिकली नहीं लड़ पाएगा. तो ये पर्सन डिस्क्वालीफाई हो गया. ये है एडॉक टाइप ऑफ लॉस, ये फॉर अ टाइम बिंग हमारे पास रन कर रहे हैं. कुछ होते हैं जो बहुत लंबे प्रोसेस से चलते हैं, लाइक क्रिमिनल अगेंस्ट में अगर बात करते हैं कि मान लो इन्होंने इनका खून कर दिया है ना, तो अब इनके ऊपर क्रिमिनल चार्जेस लग गए. तो अब अगर स्टेट गवर्नमेंट बोलता है, स्टेट लेजिस्लेचर बोलता है कि कोई भी क्रिमिनल ऑफेंस वाला पर्सन है वो इलेक्ट नहीं हो सकता, तो वो भी हट जाएगा. ये होता है परमानेंट बेसिस वाले लॉ. ठीक है, 2 अलग अलग लॉज हैं. ये दोनों क्लॉज मैंने आपको लिखवा दिए. फर्स्ट में है फॉर अ टाइम बिंग, सेकंड में है एनी लॉ मेड बाय द स्टेट लेजिस्लेचर. नेक्स्ट लिखिए. अच्छा, बाय चांस समझना, इसी में एक चीज याद रखना कि बाय चांस केस हो रहा है इलेक्शन के रिगार्डिंग, तो इसको कौन डील करेगा? मान लो इनको एक कॉन्स्टिट्यूएंसी है, छोटी सी विलेज है हमारे पास, विलेज में 500 वोट्स हैं और 240 इन्हें मिले हैं, 240 इन्हें मिले हैं. ठीक है, बट ये बोल रहे हैं कि इनके 40 वोट
फेक हैं, और सेम एलिगेशन ये भी लगा रहे हैं इनके ऊपर। तो अगर ये टाइप का केस हो जाता है तो कौन सुनेगा इसे? हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, कौन? सुप्रीम कोर्ट कौन? क्या कोर्ट ही सुनेगा या नहीं सुनेगा? नहीं, ये तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ ना। आप ब्लफ कर रहे हो मेरे ऊपर कि यही सुनेगा। ऐसे ब्लफ ना मारो यार, बताओ। देखो, अगेन जैसे मैंने अभी आपको बताया था, ऑल द पावर्स आर रिलेटेड टू द स्टेट। अब स्टेट गवर्नमेंट ही प्रिस्क्राइब करती है अपने लॉज में, अगेन किसमें? 243 क्लॉज एफ में, कि कौन सुनेगा। लाइक एक अलग से हमारे पास अथॉरिटी बनाई जा सकती है, या फिर आप इसे अलग से हाई कोर्ट तक में चैलेंज कर सकते हैं। तो ये भी स्टेट गवर्नमेंट कंसर्न करती है कि अगर बाय चांस कोई भी डिस्प्यूट अराइज होते हैं तो वो हमारे पास कोई भी अथॉरिटी सुनेगी, या फिर कोई भी हमारे पास एडहॉक जजेस सुनेंगे उस चीज को। बट मोर ओवर चैलेंज किया जाता है इसे भी हाई कोर्ट में, क्योंकि आपको बताया था मैंने अभी इंडियन जुडिशरी समझाते समय कि हाई कोर्ट का एपीलेंट जुरिडिक्शन बहुत बड़ा है। कोई भी केस किसी भी रिगार्ड के थ्रू पहुंच जाता है। बताया था मैंने आपको, एपीलेंट जुरिडिक्शन ऑफ हाई कोर्ट इज मोर वाइडर देन इट्स ओरिजिनल जुरिडिक्शन। ये स्पेशल फोकस करके लाइन बताई थी आपको, याद है? तो बस इतना याद रखिएगा, आगे लिखिए। बस याद रखना, इसे लिखने की जरूरत नहीं है। इलेक्शन, स्टेट इलेक्शन कमीशन, स्टेट इलेक्शन कमीशन। The superintendency, direction and control of the preparation of electorals अपना बहुत तेज तेज लिखा करो। पहली बात, क्या बच्चों की तरह लिखते हो? कॉलेज के बच्चे हो क्या? वो भी तुमसे तेज लिखते हैं। हवा में नहीं बोल रहा हूँ, मेंस में कभी बैठ गए ना, 6.5 मिनट में तो तुम्हें क्वेश्चन सोचना भी है, बुनना भी है और लिखना भी है। वहां 3 घंटे में आपको सोच के बिल्कुल शुद्ध शाकाहारी 4,000 4,500 वर्ड्स लिखने होते हैं, जिनका कोई मतलब निकल रहा हो। स्पीड में लिखा करो, बस इतना ही बोलूंगा। देखिए, द सुपरिटेंडेंसी, डायरेक्शन and control of the preparation of electorals, control of the preparation of electorals for the conduct of election to the panchayat shall be vested in the state election commission, shall be vested in the state election commission, consisting of a state election commissioner, which is appointed by governor of respected state। बस ये मत सोचना कि ये बंदा बहुत लिखवा रहा है, अभी तक मैं नहीं लिखवाता था आप लोगों को। बट ये है कि अगर आप लिखोगे तभी आगे जाके लिख पाओगे, क्योंकि आप लोगों की स्पीड बहुत खत्म है। ठीक है, नेक्स्ट लिखिए इसी में। अच्छा, तो अब आप ये समझ के चलिएगा, दैट इज स्टेट इलेक्शन कमीशन। ठीक है, स्टेट इलेक्शन कमीशन सिर्फ और सिर्फ हमारे पास 73rd एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के लिए बने, सिर्फ। तो सिर्फ और सिर्फ इसमें पंचायत आती है एंड अर्बन लोकल बॉडीज आती है। सिर्फ इसका ही इलेक्शन कंडक्ट करवाया जाता है स्टेट इलेक्शन कमीशन के थ्रू। इसके कॉन्ट्रडिक्ट में अगर हम बात करते हैं तो इलेक्शन कमीशन की, इलेक्शन कमीशन 324 आर्टिकल। ठीक है, अब 324 इलेक्शन कमीशन होता है। इलेक्शन कमीशन का काम होता है इलेक्शन करवाना एमपी के लिए,
एमएलए के लिए, प्रेसिडेंट के लिए, वाइस प्रेसिडेंट के लिए, इवन हमारे पास स्पीकर के लिए। स्पीकर के लिए भी हमारे पास यही चीज हमारे पास सिलेक्शन करवाते हैं। तो कुल मिलाकर इनका क्राइटेरिया इतना है और इनका क्राइटेरिया सिर्फ और सिर्फ इतना है। जबकि इलेक्शन कमीशन का जो हेड होता है, इट इज अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट एंड इट इज अपॉइंटेड बाय गवर्नर ऑफ रेस्पेक्टेड स्टेट। ठीक है। मोर ओवर जो इसका हेड है वो हमारे पास आईएएस होता है, मोस्ट ओवर आईएएस होता है। और इसका जो हेड है हमारे पास कुछ नहीं पता कौन, लाइक वो आईएएस भी हो सकता है, मतलब इवन रिटायर्ड आईएएस भी हो सकता है, या फिर व्हाटएवर बी द गवर्नमेंट सूट्स फॉर। गवर्नमेंट को जो अच्छा लगे वो उनको यहाँ पर हेड बना सकते हैं, बस सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए। बहुत बड़ा इसमें लूप होल है, इसकी सैलरी अनाउंस हो सकती है। ठीक है, मैं बताऊंगा इलेक्शन कमीशन में। सिर्फ पता नहीं कैसे ये लूप होल हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में रह गया, पता नहीं कैसे, लिटरली नहीं पता कैसे, बट ये है लूप होल इलेक्शन कमीशन का बहुत बड़ा। सैलरी के रिगार्डिंग कंसोलिडेट फंड ऑफ, मतलब बहुत, इसका बस एक ही लूप होल है, जब वहां पहुंचेंगे हम आपको बताएंगे। तो अभी बस ये याद रहेगा आपको स्टेट इलेक्शन कमीशन का हिसाब कि इसे 73rd और 74th के लिए बनाया गया है। बाकी जितने भी इलेक्शंस है, लाइक एमपी का है, एमएलए का है, प्रेसिडेंट का है, वाइस प्रेसिडेंट का है, इवन ऑफ द स्पीकर जो है हमारे पास, स्टेट लेजिस्लेटिव एमपी एमएलए में दोनों में इंक्लूड कर रहा हूँ, लाइक लेजिस्लेटिव असेंबली वाला भी अपने इंक्लूड कर रहा हूँ और अपना लेजिस्लेटिव काउंसिल वाला भी मैं इंक्लूड कर रहा हूँ। और एमपी में भी मैं दोनों इंक्लूड कर रहा हूँ, लोकसभा भी इंक्लूड कर रहा हूँ, राज्यसभा भी इंक्लूड कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये सारे हमारे पास इलेक्शन कमीशन के थ्रू सिलेक्ट, मतलब इलेक्ट होते हैं। और वो जो है प्रधान हो गया हमारे पास, या फिर हमारे पास पार्षद हो गया, वो हमारे पास स्टेट इलेक्शन कमीशन के थ्रू इलेक्ट होते हैं। आगे लिखिए, इसमें लिखिए, मतलब इसमें द गवर्नर ऑफ द स्टेट शैल, the governor of state shall, when so requested by the state election commission, when so requested by the state election commission, make available to state election commission such a staff, make available to the state election commission such a staff which may be necessary for discharge of the function, which may be necessary for discharge of functions। आपने कई बार देखा होगा, कई बार देखा होगा कि जो चुनाव होते हैं हमारे पास प्रधान के, कॉर्पोरेटर के, उसमें भी हमारे पास सेंट्रल फोर्सेस लगी होती है, कई बार आपने देखा होगा। चलो यहाँ तो नहीं देखा क्योंकि यहाँ हम सभ्य समाज में रहते हैं, आप यूपी साइड जाके देखिए, वहां पे प्रधान का चुनाव हो रहा है, पुलिस के साथ साथ वहाँ सीआरपीएफ लगी हुई है, सेंट्रल सर्विस। कई जगह कैंट वाले एरिया के आसपास अगर चुनाव हो रहा है तो वहां आर्मी से हेल्प ले ली जाती है, ये उनका काम नहीं है। स्टिल गवर्नर, अच्छा इलेक्शन कमिश्नर अगर बता रहा है गवर्नर को कि भैया हमें ज्यादा बंदे चाहिए, जुगाड़ करो, लेकर आओ, तो गवर्नर हेल्प लेता है सेंट्रल गवर्नमेंट की और वहां से सेंट्रल एम्प्लॉयज को यहाँ पर डिप्लॉय किया जाता है। सेम एज फॉर द इलेक्शन कमीशन। इलेक्शन कमीशन के हाथ में तो फुल पावर होता है, वो तो अभी आपके सामने लाइव एग्जांपल है जिसमें यूपी काडर के जो आईएएस थे अभिषेक, उनको ही हटा दिया, बोला कि भैया घर जाइए, आप इलेक्शन में काम करने नहीं आ रहे हो, आप अपना फोटो सेशन कराने आ रहे हो यहाँ पर। तो उन्हें उठाया और घर भेज दिया। उस बंदे ने फिर 180 दिन बाद अभी रिजाइन दे भी दिया, रेजिग्नेशन दे दिया कि भैया चाहो, हमें भी नहीं करनी आपकी जॉब। दुर्गा शक्ति नागपाल का नाम सुना है? सुना है, उनके हस्बैंड है वो। अखिलेश गवर्नमेंट के टाइम पीरियड पे दुर्गा शक्ति नागपाल अलग ही लेवल था उनका। चलो लिखिए आगे, रिजर्वेशन ऑफ सीट, रिजर्वेशन ऑफ सीट इन पंचायत, रिजर्वेशन ऑफ सीट इन पंचायत, इट वाज इन आर्टिकल 243 क्लॉज डी, 243 क्लॉज डी। ये जितने भी ए बी सी डी में बोल रहा हूँ ये सब कुछ कैपिटल में लिखा जाएगा, ठीक है, ये चीज याद रखिएगा आप। लिखिए, रिजर्वेशन ऑफ सीट फॉर एससी एंड एसटी इन एवरी पंचायत, बहुत इंपॉर्टेंट है रिजर्वेशन वाला क्राइटेरिया।
आप लिख लीजिए, फिर मैं आपको समझा रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है। 90% बच्चे फेल हो जाते हैं इसको समझने में। रिजर्वेशन ऑफ सीट ऑफ SC एंड ST इन एवरी पंचायत, एट ऑल लेवल in proportion of their population to total population in that area, in proportion to their population to total population of in that area. State legislature shall provide for the reservation of state legislature shall provide for the reservation of offices of chairperson in panchayat at the village or any other level for SC and ST. ये फर्स्ट क्राइटेरिया है कि पॉपुलेशन के प्रपोर्शन के हिसाब से ST एंड SC की सीट डिटरमाइन होगी। ठीक है, ये फर्स्ट क्राइटेरिया। सेकंड लिखिए, रिजर्वेशन ऑफ नॉट लेस देन 1/3 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ सीट फॉर वुमेन। रिजर्वेशन ऑफ नॉट लेस देन 1/3 of the total number of seat for women within bracket important चीज लिखिएगा, including those reserved for women of SC and ST, women of SC and ST, no less than 1/3 of the total number of offices of chairperson in panchayat, no less than 1/3 of the total number of offices of chairperson in panchayat at each level shall be reserved for women, shall be reserved for women। देखो नारी शक्ति के लिए कितना काम करती है गवर्नमेंट। उत्तराखंड में तो बहुत ही गजब है। आप कॉलेज जब सेलेक्ट करते होंगे आपने देखा होगा, गर्ल्स की फीस हाफ है, गर्ल्स की फीस भी हाफ है, रिजर्वेशन भी दुगना है, और फिर भी गर्ल्स यहाँ की मेल से कम एजुकेटेड है। नहीं, ऐसा नहीं है कि अभी मतलब आगे बढ़ के नहीं होंगी, आगे तो कॉमन सी बात है। जब आप इतना ज्यादा एक्सपोजर दे रहे हो एक पर्टिकुलर जेंडर को, तो आने वाले टाइम तो उसी का है, लेकिन अभी है आप लोगों के पास टाइम। एग्जाम्पल देता हूँ, एनडीए का पेपर, लास्ट टू लास्ट ईयर तक एनडीए का पेपर का लेवल सही था। जब से गर्ल्स ने अप्लाई किया है, ऑल्दो गर्ल्स की सीट बहुत ही ज्यादा लिमिटेड है, बहुत ज्यादा लिमिटेड है, बट स्टिल एनडीए के पेपर के लेवल ने यहाँ था, यहाँ था, यहाँ पहुंच गया। उसके मैथ्स का लेवल देखो, उसके जीएस का लेवल देखो, सारे लेवल तोड़ दिया उसने। चलो कोई बात नहीं। तो अच्छा, लास्ट पॉइंट और लिख लीजिए, फॉर एनी बैकवर्ड क्लासेस स्टेट लेजिस्लेचर इज ऑथराइज्ड टू मेक, for any backward classes state legislature is authorized to make any provision for reservation, any provision for reservation। डन, ठीक है। तो हमने अभी भी पढ़ा क्या, टू 243D में हमने तीन चीजें देखी हो। क्या क्या? फर्स्ट देखा है रिगार्डिंग SC एंड ST, सेकंड देखा है रिगार्डिंग वुमेन, और थर्ड देखा है रिगार्डिंग OBC।
ओबीसी वाले क्लोज को अलग कर दो, बिल्कुल अलग कर दो। क्यों? क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ स्टेट लेजिस्लेचर के ऊपर डिपेंड करता है कि जिस स्टेट में अदर बैकवर्ड क्लासेस बहुत ज्यादा, वहां का चेयरपर्सन भी अदर बैकवर्ड क्लास का होगा, वहां पे जो सीट आएगी वो भी अदर बैकवर्ड क्लास के लिए आएगी। तो ये स्टेट लेजिस्लेचर के ऊपर डिपेंड करता है। वो देखता है कि ये जो विलेज है यहाँ पर ओबीसी ही रहते हैं, और मान के चलो कि 95% ऑफ द पॉपुलेशन इज ओबीसी, तो ठीक है, लेजिस्लेचर ने बोला यहाँ का हमेशा जो प्रधान चुना जाएगा वो ओबीसी होगा, बात खत्म। एग्जाम्पल के लिए आप लोगों के पास विकासनगर वाली सीट है, वो हमेशा एसटी के लिए सिर्फ वो होती है, रिजर्व्ड होती है। हाँ, पता है कि पॉपुलेशन कितनी, 80% जो पर्सन है वहाँ एसटी है, तो वहां की सीट जो है एसटी के लिए रिजर्व होती है, हमेशा जब से बना है वो एसटी के लिए रिजर्व है, पता नहीं कब तक रहेगी। तो सेम चीज है ओबीसी के लिए। बट यहां देखो एससी एंड एसटी के लिए, एससी एंड एसटी के लिए क्या है, जितनी भी पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन के प्रपोर्शन के हिसाब से, याद रखिएगा, पॉपुलेशन के प्रपोर्शन के हिसाब से एससी एंड एसटी की सीट्स डिटरमाइन की जाती है। ठीक है, ये ऐसा नहीं है कि भैया यहाँ पर ये सीट इस बार एससी की आ गई, वहां की जितनी पॉपुलेशन है, मतलब मान के चलो कि 1/10 पॉपुलेशन हमारे पास एससी की है, तो 10 बार में से एक बार सीट जो आएगी वो एससी की आएगी। एससी पर्सन अपनी सीट पे कंटेस्ट करेगा, लेकिन एससी पर्सन जर्नल की सीट पे भी कंटेस्ट कर सकता है, लेकिन जर्नल पर्सन सिर्फ और सिर्फ जर्नल की सीट पे कंटेस्ट कर सकता है, याद जाएगा। और यहां पर बात आती है वुमेन्स के रिगार्डिंग, वुमेन्स के रिगार्डिंग है कि 33% जो सीटें हैं ये रिजर्व होनी चाहिए वुमेन के, ये होनी ही होनी चाहिए। और ये नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ आपको इसे विलेज लेवल पे रखना है, या फिर इंटरमीडिएट लेवल पे रखना है, या फिर हमारे पास डिस्ट्रिक्ट लेवल पे रखना है, आपको तीनों लेवल को देखना। और यही नहीं, ये तो सिर्फ और सिर्फ मेंबर्स की बात हो गई, मेंबर्स के साथ साथ चेयरपर्सन की भी अगर हम बात करते हैं, तो वहां पर भी सेम प्रोसेस है, क्या कि 1/3 सीट जो होनी चाहिए दैट इज फॉर द वुमेन। अब यहां पर एक दिमाग खराब कर देने वाली चीज होती है, अगर वुमेन एससी एसटी हो गई तो तब ये जो एससी एसटी वाला कोटा है वो इसके साथ कंबाइंड हो जाता है। ठीक है, महिला साथ में एससी एसटी, बहुत फेवर मिलते हैं इस वजह से। कई बार कई कॉन्स्टिट्यूएंसीज में निर्विरोध इसलिए चुन लिया जाता है क्योंकि वहां पे कंटेस्ट करने के लिए अपोजिशन में कोई खड़ा ही नहीं होता। यही रीजन है कि यूपी में कई बार जो सीटें हैं वो वुमेन्स के लिए आती हैं, और पति प्रधान बाहर बड़ा बड़ा पोस्टर पे लिखा होता है। सारा वर्क किया है मेल ने, सारे लोग मेल्स को जानते हैं। लाइक आपको पता होगा विलेजेस में काम है ही क्या, विलेजेस में काम है कि किसी का आधार बनवा दिया, किसी का पैन कार्ड बनवा दिया, किसी की कोई सब्सिडी आने वाली थी वो नहीं आ रही थी तो उसके लिए डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करवाया और उसको भिजवा दिया। लोग वहां पर इसी चीज के लिए खुश हैं। वहां पर फर्स्ट टाइम सड़क बन गई, उनके लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है वहां पर। तो वहां पर लोग जानते हैं मेल्स को। आप लोगों को यहाँ, आप एजुकेटेड हो यहाँ पर, आप इसलिए हर एक एमपी को जानते हो, एमएलए को जानते हो, इवन सब कॉर्पोरेटर्स को भी जानते हो अपने अपने। वहां पर ऐसा है कि फीमेल्स को बोल दिया उनके मेल काउंटर पार्ट ने कि आप इसको ही वोट देके आइएगा, तो वहां पर उसी को वोट दिया जाता है। इवन लाइफ खत्म हो जाती है फीमेल की, लोगों को उसका नाम नहीं पता होता। आपको सुन के बहुत हैरानी होगी कि जो फर्स्ट इलेक्शन कमीशन के जो हमारे पास इलेक्ट्रोल्स बन रहे थे, मतलब कौन कौन सी कॉन्स्टिट्यूएंसीज में काम करता है, वहां पर जब फीमेल्स को नाम लिखवाना था कि भाई नाम क्या है आपका, तो उसमें से मतलब 30% ऑफ द लेडीज फ्रॉम द यूपी साइड, उनका अपना नाम ही नहीं पता। नाम क्या लिखवाया गया, इसकी इसकी वाइफ। हाँ मतलब कुछ मतलब कुछ भी उसमें ऐसा लिखवाया गया है, इसकी वाइफ, फलाना की वाइफ, ढिमकाना की वाइफ करके, की लुगाई करके, ऐसे करके नाम लिखवाया गया है वहां पर, और उसी से उसने वोट दिए हैं। समझ रहे हो? तो इवन देखो ना, अच्छा फीमेल्स को अपना नाम पता भी है,
लेकिन वो पूरा का पूरा कागजी प्रोसेस है वो कौन कर रहा है? फीमेल्स घर से बाहर ही नहीं जा रही है। इवन अभी तक वहां पर है इतना ज्यादा। मैंने आपको लास्ट टाइम खाप पंचायत का बताया था, वहां पर हरियाणा साइड पे खाप पंचायत बोलते हैं कि लड़कियां जींस नहीं पहनेंगी, टेलर ही गायब। जो वो ऐसे सूट वूट सिल सकते थे वही गायब हो गए, उन्हें उठा लिया गया। इसी के साथ ना एक वो भी है, एक किस्सा भी, आई थिंक आप लोगों को पता होगा। एक आईपीएस थी, अभी हरियाणा की थी वो थोड़ा सा अपर कास्ट से बिलोंग करती थी। तो जो उनके हस्बैंड थे वो लोअर कास्ट से बिलोंग करते थे, बट लड़का भी आईपीएस लड़की भी आईपीएस। तो खाप ने बोला कि इनकी शादी नहीं हो सकती। शायद आपने सुना होगा ये कहानी, अभी रिसेंटली है, 3 साल पुरानी। तो ये एक लड़की थी, आई थिंक जोधपुर कार्डर की, मतलब राजस्थान कार्डर की, और लड़का था बिहार कार्डर का। तो बिहार वाले ने बोला, जो उसके साथ वाला बंदा होगा उसने सीधा हरियाणा के एसपी को फोन लगाया कि देखो जरा क्या किस्सा हो रहा है। जो जिस खाप पंचायत के बंदों ने मना किया था कि ये शादी नहीं हो सकती, वो खाप पंचायत के पर्सन स्पेशली आए, न्योता व्योता लिखवाया, सब हंसे और सब पोस्टर वोस्टर छपवाए उनके कि देखो जो आपको मना कर रहे थे वही पर्सन यहाँ पर आए हुए हैं। तो ये पावर होती है सिविल सर्वेंट्स की, समझ रहे हो? चलो लिमिट लिखिए आगे। स्टेट फाइनेंस कमीशन, स्टेट फाइनेंस कमीशन, that is in article 243 clause I, 243 clause I। लिखिए, गवर्नर आफ्टर every 5 year constitute a finance commission, governor after every 5 year constitute a finance commission to review the financial position of the panchayat, to review the financial position of the panchayat। Next line, state legislature may provide for the composition of the commission, state legislature may provide for the composition of commission comma the required qualification for its members, the required qualification of their members, and the manner of their selection, and the manner of their selection। Done? नेक्स्ट लिखिए। तो इतना ही काफी है इसमें, इस ऐसे से बढ़ाओ मत, बस आपको ये पता होना चाहिए कि देखो, स्टेट फाइनेंस कमीशन जो है हमारे पास, डेट वाज इन आर्टिकल 243 क्लॉज आई, ये हमारे पास हर 5 साल में कॉन्स्टिट्यूट होगा, गवर्नर इसे कॉन्स्टिट्यूट करेगा, ठीक है। एक और इंपॉर्टेंट चीज इसमें याद रखिएगा, स्टेट फाइनेंस कमीशन जो होता है वो हमारे पास लायबल है, जितना भी पैसा हमारे पास कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट से निकल रहा है। स्टेट फाइनेंस कमीशन देखो है तो स्टेट फाइनेंस कमीशन, बट वो एक्सपर्टाइज नहीं है, वो डिपार्टमेंट में अपने आप के लिए एक्सपर्टाइज नहीं है, तो उसको एक्सपर्टाइज प्रोवाइड करवाता है सेंट्रल फाइनेंस कमीशन। दैट इज सेंट्रल फाइनेंस कमीशन इज नथिंग बट द फाइनेंस कमीशन, एंड फाइनेंस कमीशन इज द आर्टिकल 20, ठीक है। तो फाइनेंस कमीशन हमारे पास एक्सपर्टाइज प्रोवाइड कराता है स्टेट फाइनेंस कमीशन को। स्टेट फाइनेंस कमीशन लायबल है जो भी पैसा निकल रहा है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट से, और ये हर 5 साल में कॉन्स्टिट्यूट करता है गवर्नर। एक्चुअली में ये देखता है कि कितना पैसा पंचायत को चाहिए और हम कितना प्रोवाइड करवा पा रहे हैं, ठीक है। तो दिस इज द होल प्रोसेस ऑफ स्टेट फाइनेंस कमीशन। ये आया था कल के आपके पेपर में कि कौन सा आर्टिकल है, उसने ये पूछा था आपसे, ठीक है। नेक्स्ट लिखिए, ऑडिट ऑफ अकाउंट्स ऑफ पंचायत, ऑडिट ऑफ अकाउंट्स ऑफ पंचायत। The legislation of the state may by law make provision with respect, the legislation of state may by law make provision with respect to maintenance of account of panchayat, maintenance of account of panchayat
and the audit of such accounts and the audit of such account. आप में से किसी का इकोनॉमिक्स है? इकोनॉमिक्स ऑनर्स, इकोनॉमिक्स एज अ ग्रेजुएशन सब्जेक्ट? किसी का भी इकोनॉमिक्स एज अ ग्रेजुएशन सब्जेक्ट नहीं है? ओके तो आपको पता होगा IAA सर्विस भी होती है, इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट सर्विस, IAAS। तो उसमें थोड़ी सी प्रेफरेंस मिलती है इकोनॉमिक्स वाले पर्सन्स को। मेरे घर से 2 घर छोड़कर एक पर्सन सिलेक्टेड है ऑलरेडी, तो इट इज इक्विवेलेंट टू IAS, इक्विवेलेंट टू IAS, ठीक है। तो सीधा कैग के नीचे वर्क कर रहे होते हैं। बहुत बड़ी पोस्ट है यार। आपने कई बार, एक बार UPSC ने क्वेश्चन पूछा, बोला भी था, इवन दो IAS इज द फर्स्ट प्रेफरेंस ऑफ द कैंडिडेट्स, still in some manner IRS have more power than IAS exam in public administration का क्वेश्चन था कि इवन IAAS में ज्यादा पावर होती है, कई बार IRS में ज्यादा पावर होती है, जबकि IAS इज द होलसम। स्टिल अगर होता तो मजा आता। लाइक पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में किसी का ऑनर्स है? नहीं है। तुमने क्या पढ़ा यार, मतलब क्या ग्रेजुएशन में क्या क्या किया आप लोगों ने? देन आपने BSc, वाह तुम अलग हो, बढ़िया। विच वन स्ट्रीम? तो मास्टर्स ही नहीं किया फिजिक्स में? हमारे पास तो अपॉर्चुनिटीज काफी हैं, काफी अपॉर्चुनिटीज है फिजिक्स ऑनर्स। चलो कोई बात नहीं, छोड़ो, कुछ नहीं रखा इन चीजों में। पढ़ाई लिखाई अच्छी चीज है। एक्सक्यूज मी सर, आपकी आवाज नहीं आ रही है। देखिए फिर मैं बोल रहा हूँ, जो UPPCS है, मुश्किल से मुश्किल सिर्फ 4-5 महीने की बात है अभी। KSG जो पब्लिकेशन है, उसमें 10,000 क्वेश्चंस का प्रैक्टिस सेट देता है। अगर रट्टा मारने की कैपेसिटी आपकी बहुत अच्छी है तो निकाल डालो इस बार। लिटरली पोस्ट भी अच्छी आती हैं, और यूपी का PCS ऑफिसर अगर सिलेक्ट हो जाते हो डिप्टी कलेक्टर के रूप में, तो IPS भी छोटा है। लिटरली IPS जो हमारे पास सरदार वल्लभ भाई पटेल से पास आउट हो रहे पर्सन, यूपी के डिप्टी कलेक्टर के सामने छोटे हैं। ऑल दो डिप्टी कलेक्टर का वहाँ पे प्रमोशन बहुत लेट है, बहुत ही ज़्यादा लेट है, 10 साल, 12 साल, इवन कई बार तो 18 साल। लेकिन स्टिल डिप्टी कलेक्टर वो पर्सन है जिसके हाथ में पूरे स्टेट की लैंड है। बहुत पैसा उसमें एक्चुअली में। तो UPPCS के ऊपर फोकस करना, जस्ट बिकॉज RO आपको हो चुका है। आप में से किसी ने यूपी का भरा है RO? नहीं भरा है, तो हाथ जोड़ के विनती है आप लोगों से कि आप UPPCS को भरेंगे। UPSC से इजी होता है थोड़ा सा, फैक्चुअल क्वेश्चंस बहुत ज्यादा होते हैं और निकाला जा सकता है। मैंने उसका मेंस दिया है, मुझे पता है कि हाँ थोड़ा सा और फोकस्ड रहकर पर्सन निकाल सकता है उस पेपर को। UPSC से इजी है, इसलिए बताओ। साउथ वाले पर्सन नहीं आते वहां पे, समझ रहे हो ना आप? तो सिर्फ और सिर्फ आपकी लड़ाई सिर्फ और सिर्फ नॉर्थ बेल्ट के पर्सन के साथ है। चलो लिमिट लिखिए आगे। ड्यूरेशन ऑफ द पंचायत, इट इज अ बिट इंपॉर्टेंट। ड्यूरेशन ऑफ पंचायत, यहां से अभी इन्होंने क्वेश्चन नहीं बनाया है, बट ये क्वेश्चन आता है ड्यूरेशन ऑफ पंचायत के रिगार्डिंग। लिखिए, फिक्स्ड टेन्योर ऑफ 5 ईयर, फिक्स्ड टेन्योर ऑफ 5 ईयर। नेक्स्ट, इन द केस ऑफ पंचायत इज डिसॉल्व्ड, fixed tenure of 5 year. Next, in the case of
in the case of panchayat is dissolved before it terms of 5 year, before it terms of 5 year, fresh election must be held. Fresh election must be held within 6 months. Within 6 months, the panchayat thus constitutes. The panchayat thus constitutes are elected for the remaining period. Are elected for the remaining period. If the remaining tenure of the dissolved panchayat, important है ये line, if the remaining period of dissolved panchayat is less than 6 months, no election is required. No election is required. Okay, देखो ये आपको सुनने में बहुत इजी लगा, समझने में भी बहुत इजी था ही क्या इसमें हमारे पास। जब हम बात करते हैं इलेक्शन की, तो पहली चीज हमने बोली कि 5 ईयर का पूरा टेन्योर इसमें कंप्लीट होगा। अगर किसी कारणवश ये 5 साल कंप्लीट नहीं कर पाते हैं, मान लेते हैं किसी ने हमारे पास सिर्फ 3 साल टेन्योर कंप्लीट किया, तो विद इन दिस टाइम पीरियड इलेक्शन हो जाने चाहिए। इलेक्शन होने के बाद जो न्यू पंचायत बनी है वो सर्व करेगी सिर्फ और सिर्फ इतना टाइम पीरियड। ये हमारे पास सेकंड पार्ट ने बोला। थर्ड पार्ट ने हमारे पास बोला कि अगर बाय चांस इतने टाइम पीरियड के बाद, 4.5 टाइम पीरियड के बाद, 4 साल 6 महीने के बाद बाय चांस हमारी पंचायत डिसॉल्व हो जाती है, तो कोई फ्रेश इलेक्शन की जरूरत नहीं है। जो इलेक्शन होगा वो अगली टर्म के लिए होगा। ये चीजें यहां लिखी हुई है, बट क्वेश्चन कभी ऐसा फॉर्मुलेट नहीं हुआ। क्वेश्चन कैसे फॉर्मुलेट हुआ है इस क्वेश्चन में, देखो ये बेसिक है, हो भी सकता है ऐसा, मैं मना नहीं कर रहा हूं कि सीधा सीधा भी क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे। क्वेश्चन इस वाले पार्ट के ऊपर फॉर्मुलेट हुआ है। कैसे? क्वेश्चन एक पैराग्राफ के थ्रू आता है इसमें, आप देख लीजिएगा पीवाईक्यूज में आपको दिखेंगे ये क्वेश्चन। ऐसे बोला गया है कि बाय चांस 3/5/2012 वो एक पंचायत कॉन्स्टिट्यूट हुई, ठीक है। आफ्टर 6 मंथ, या फिर आफ्टर बोल सकते हो आफ्टर 2.5 ईयर, वो गवर्नमेंट टर्मिनेट हो गए, लोकल गवर्नमेंट। आप बताओ कि जो नेक्स्ट गवर्नमेंट आएगी वो कब तक सरवाइव करेगी, और वो 4 डेट दे देता है, आपको इसमें मैच करना होता है। कुछ इस तरीके से क्वेश्चन इसमें फॉर्मुलेट हुए हैं, और एक बार नहीं 2-3 बार अलग अलग स्टेट्स में फॉर्मुलेट हो चुके हैं ये क्वेश्चन। तो इस टेन्योर को आप थोड़ा सा दिमाग में रखना, जब भी आप पीवाईक्यूज मारोगे तब आप याद रखना कि अब यहां से सीधा 5 साल ऐड कर दो, तो सिंपल है 3, 5, 12 के बाद 17, ठीक है। तो ये वाली डेट यहां मिलनी चाहिए, या फिर इसके जस्ट थोड़ा सा पीछे या थोड़ा सा आगे हो सकता है, क्योंकि कोई भी सैक्रोसेंट नहीं है कि 5 साल बाद ही ऑफिस बन जाएगा दोबारा, तो थोड़ा आगे पीछे हो सकता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि देखना क्वेश्चन क्या बोलेगा, 2.5 साल बाद किया है, दैट सिंपली मींस कि अब हमारे पास ये क्या हुआ, तो दैट सिंपली मींस कि 3, 11 और 2.5 साल मतलब 2014, तो एक ये डेट निकल के आ गई हमारे पास। अब यहां से कुछ महानुभव क्या कहते हैं, इसमें 5 साल जोड़ देंगे, समझ रहे हो, और वो डेट 100% यहाँ रहेगी, और एक डेट तो यही यहां रहेगी। तो आपसे क्वेश्चन कुछ भी पूछा जा सकता है कि टर्म कब कंप्लीट होगी, जो इलेक्शन है वो कब हो रहे होंगे। तो इस पर्टिकुलर पार्ट से क्वेश्चन ऐसे फॉर्मुलेट होता है, ठीक है। तो अब आगे लिखिए नेक्स्ट, दैट इज द पावर्स एंड द फंक्शंस। पावर्स एंड फंक्शंस जी, पावर्स एंड फंक्शंस लिखिए। द स्टेट लेजिस्लेचर में एंड्रोस the state legislature may endow the panchayat with such a power and authority, with such a power, may endows, ENDROWS, endows,
the panchayat with such a power and authority as may be necessary to enable them to function as institution of self local government. That's all. इसमें लिखिएगा पंचायत at appropriate level is responsible for first one is preparation of plans for economic development and social justice. Preparation of plans for economic development and social justice. Next, implement of schemes related to 29 matters listed in 11th schedule. तो देखो याद रखिएगा जो 29 मैटर्स हैं इसके रिलेटेड जितनी भी चीजें होती हैं उसमें टोटली प्लानिंग, एग्जीक्यूशन, फॉर्मुलेशन का प्रोसेस पंचायत के हाथ में है. पंचायत है वो पावर. ओके, तो अभी 29 के 29 लिस्ट या तो आप घर से लिख के लाइए या मैं लिखवा दूं, ये आपके ऊपर है. बताइए, जल्दी बोलो यार. लिखो फर्स्ट पॉइंट, एग्रीकल्चर इंक्लूडिंग एग्रीकल्चर एक्सटेंशन. सेकंड पॉइंट थोड़ा स्पीड से लिखिएगा, लैंड इंप्रूवमेंट, implementation of land reforms, land improvement and implementation of land reforms. यूपीएससी में ये जो मैंने आपको एक वर्ड लिखवाया है ना, implementation of land reforms, it was clearly mentioned. ठीक है, अब implementation of like आपको पता होगा, सबसे पहले हमारे पास परमानेंट सेटलमेंट पढ़ा है, स्थायी बंदोबस्त याद आ रहा होगा, जिंदगी में कभी पढ़ा था. ठीक है ना, वहां से लेकर ये तो था 1793 का सबसे पहले वाला. उसके बाद जस्ट आफ्टर इंडिपेंडेंस भूदान पढ़ा होगा आई थिंक, लाइक ऐसा मेरे को लगता है आप लोगों ने. और रिसेंटली 2019 में लैंड सेटलमेंट एक्ट. तो ये सब कुछ आपको इसी में पढ़ना होता है, और वो तो सेंट्रल लेवल के हिसाब से है. स्टेट में स्टेट लेवल अलग से एंडोर्स करता है और पंचायत लेवल के पास अलग पावर होती है. ठीक है, नेक्स्ट लिखिए इसमें माइनर इरिगेशन, वाटर मैनेजमेंट. ये थर्ड पॉइंट है. ठीक है, सेकंड था लैंड वाला, सेकंड लैंड पॉइंट वाला था. थर्ड है हमारे पास माइनर इरिगेशन, वाटर मैनेजमेंट एंड वाटरशेड डेवलपमेंट. डन. फोर्थ पॉइंट लिखिए एनिमल हस्बेंड्री, डेयरी एंड पोल्ट्री फार्मिंग. हेंस को जब बहुत सारा अच्छे लेवल पे उगाया जाता, मतलब बनाया जाता है, तो वो पोल्ट्री फार्मिंग कहलाता है. नेक्स्ट लिखिए फिफ्थ पॉइंट, फिशरी, सोशल फॉरेस्ट्री एंड फार्म फॉरेस्ट्री. फिशरीज, सोशल फॉरेस्ट्री. बहुत बार जब आप एनवायरनमेंट पढ़ेंगे सोशल फॉरेस्ट्री के ऊपर बहुत क्वेश्चंस आपको देखने के लिए मिलने वाले हैं. फिर मैं बोल रहा हूं, अगर पीसीएस आने वाले आप देने वाले हो तो ये टॉपिक्स ऑटोमेटिकली बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. सोशल फॉरेस्ट्री बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. नेक्स्ट लिखिए माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस.
अगेन 2019 में गवर्नमेंट ने स्कीम लेकर आए थे, उसमें चेंज किया था कि कौन कौन माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस है। अब उसमें बैम्बू के रिगार्डिंग बात हुई थी, और 2020 में ही यूपीएससी ने क्वेश्चन बना डाला माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस के रिगार्डिंग। चलो, मतलब इतना डीप जाके आपको करंट अफेयर्स पढ़ना है, मैं सिर्फ आपको इतना बता रहा हूं। नेक्स्ट लिखिए इसमें, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज इंक्लूडिंग फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। नहीं, फर्दर नेक्स्ट है 7th पॉइंट, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री इंक्लूडिंग फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। नेक्स्ट लिखिए 8th पॉइंट, खादी विलेज एंड कॉटन इंडस्ट्री। खादी विलेज एंड फॉरेस्ट इंडस्ट्री। फर्दर नेक्स्ट लिखिए, रूरल हाउसिंग, रूरल हाउसिंग। आपने सुना होगा ना प्रधानमंत्री ग्राम आवास विकास योजना, उसमें आपको प्योरली कितना पैसा मिलता है? कितना पैसा मिलता है ग्राम विकास, वो सॉरी, आवास विकास योजना में, रूरल और अर्बन में? नहीं पता। 50,000 की फर्स्ट स्कीम आती है, फिर हमारे पास 1 लाख एंड देन 50,000, तो मतलब 2 लाख रुपए मिलता है उसमें लोगों को, 2 और 2.5 अलग अलग के हिसाब से है शायद। तो बहुत अच्छा है, लेकिन उसमें कंडीशन है, आपका जो एरिया है ना घर का, वो 80 गज से ज्यादा नहीं होना चाहिए, और वो रिफंडेबल नहीं होता है। मतलब बस आया, बस आपके सामने एक छोटा सा ये लगा देंगे कि ये हमारे पास प्रधानमंत्री ग्राम आवास विकास योजना के तहत है, और लास्ट में नरेंद्र मोदी लिखा होगा वहां पर, बस। तो क्या बुरा है, लगवा लो 2 लाख रुपए। अच्छा, अगर आप किसी भी अपने स्टेट का पीसीएस भी निकालते हैं, प्री पीसीएस अपने स्टेट का नहीं है, यूपीएससी का प्री निकालते हैं, तो आपको 50,000 रुपीज मिलते हैं, पता है ना? पढ़ो और पढ़ के पैसा ऐसा कमाओ। नेक्स्ट लिखिए, नहीं एक ही पर मिलते हैं, महंगा हो गया। लिखिए आगे, रूरल हाउसिंग हो गया। नेक्स्ट ड्रिंकिंग वाटर। फर्दर 11th पॉइंट, फ्यूल एंड फोल्डर। 12th पॉइंट, रोड, ब्रिजेस, ferries, waterways and means of communication. Road, bridges, ferries, waterways and other means of communication. Then 13th point, rural electrification including distribution of energy, distribution of electricity. Further, non-conventional energy sources, important है ये चीज, non-conservational energy sources. अगेन अब जो लिखवा रहा हूँ वो भी इंपॉर्टेंट है। 15th पॉइंट, पोवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम। ये पॉइंट इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये इंदिरा गांधी जी का नेशनल लेवल प्रोग्राम था, ठीक है, पोवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम। नेक्स्ट अगेन इंपॉर्टेंट है, एजुकेशन इंक्लूडिंग प्राइमरी एंड सेकेंडरी एजुकेशन, एजुकेशन इंक्लूडिंग प्राइमरी एंड सेकेंडरी एजुकेशन। 10 मिनट में छोड़ता हूँ। नेक्स्ट लिखिए, अब क्या ही डिस्कस करोगे, मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा है। अब तो खाली लिस्ट आएगी, आपको बस उसमें मैच करना है। 2-3 ही लगते हैं उत्तराखंड में, तो 3-4 अभी बात है। नेक्स्ट लिखिए, टेक्निकल ट्रेनिंग एंड वोकेशनल एजुकेशन। 17 हो गए होंगे, टेक्निकल ट्रेनिंग एंड वोकेशनल एजुकेशन। नेक्स्ट 18th, एडल्ट एंड नॉन फॉर्मल एजुकेशन, एडल्ट एंड नॉन फॉर्मल एजुकेशन। फर्दर 19th, लाइब्रेरीज, लाइब्रेरीज। नेक्स्ट कल्चरल एक्टिविटीज, जो मेला वेला लगता है, कल्चरल एक्टिविटीज। नेक्स्ट मार्केट एंड फेयर्स,
मार्केट को किस तरीके से एनरोल करना है वो भी उनके ऊपर होता है, और मेले को किस हिसाब से एडमिनिस्टर करना है वो भी इनके ऊपर होता है। नेक्स्ट अगेन इंपॉर्टेंट है, वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। नेक्स्ट फैमिली वेलफेयर। नेक्स्ट health and sanitation including hospitals, primary health centers, health and sanitation including hospitals and primary health centers. Next social welfare including welfare of handicap and mentally retired. Social welfare of handicap and mentally retired. Next welfare of weak section in particular, welfare of weaker section in particular of the scheduled caste and scheduled tribe. Next PDS system, public distribution system. PDS, public distribution system. For the next, maintenance of community asset. Maintenance of community asset. Done. Next, the act gives a constitutional status to Panchayati Raj institution. The act gives a constitutional status to Panchayati Raj institution. तो ये हो गए आपके 29 कंप्लीट। डन। तो यहाँ आपका पंचायती राज कंप्लीट होता है, लेकिन जस्ट बिकॉज आपके पास 10 मिनट बचे हैं, अगर आप जाना चाहते हैं वहां तो जा सकते हैं, नहीं जाना चाहते तो मैं आपको पीसा स्टार्ट करवा दूं। 11th इज मैम फ्यूल एंड फोल्डर। फ्यूल एंड फोल्डर, जी हाँ, गाय भैंसों का चारा, FODDER, फोल्डर। डन। नेक्स्ट लिखिए पीसा, PESA, पीसा एक्ट 1996। अगर कोई जाना चाहता है तो वो जा सकता है। नेक्स्ट लिखिए पीसा 1996। अगेन अ लिटिल बिट इंपॉर्टेंट, यूपीएससी ने तो क्वेश्चन बनाए हैं, यूपीपीसीएस ने भी बनाए हैं, भगवान ना करे कल की डेट में ये भी बना दे यूपीपीसीएस, तो बनाए जा सकते हैं। लिखिए दिस एक्ट इज कॉल्ड प्रोविजन ऑफ पंचायत। दिस एक्ट इज कॉल्ड प्रोविजन ऑफ पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल्ड एरिया। Extension to Scheduled Area Act 1996. 1996. In this act, scheduled area means scheduled area referred in this act, scheduled area means scheduled area referred in Article 244, Clause 1 of Article 244. Clause 1 of Article 244 of the Constitution. It means to give self-rule authority to tribal peoples. It means to give self-rule authority to tribal people and govern themselves as well as their resources, and govern themselves as well as their resources. ठीक है, अपने आप को ही गवर्न किया जा सकता है। अब देखिए आप इसमें हल्का सा याद कीजिए जवाहरलाल नेहरू जी को। जब हमसे आपने कॉन्स्टिट्यूशन की मेकिंग को देखा होगा, जब कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था तब एक सवाल उठाता है, ये जो ट्राइबल पीपल्स हैं इनको, इनका एडवांसमेंट कैसे किया जाए। इसी के रिगार्डिंग हमारे पास शेड्यूल 5th और शेड्यूल 6th आए थे।
जिसमें बोला था कि जब ये डेवलप होना चाहेंगे तब ही हम इन्हें डेवलप करेंगे, अनटिल और अनलेस हम इनमें नहीं घुसेंगे, क्योंकि इनकी भी इंडिजीनियस लाइफ है, इंडिविजुअल लाइफ है, डिग्निटी है। तो जब तक ये डेवलप नहीं होना चाह रहे हम नहीं जा रहे। ये वर्ड्स हैं जवाहरलाल नेहरू के। तो इसी वजह से शेड्यूल 5th और शेड्यूल 6th है। शेड्यूल 5th में हमारे पास ऐसे एरियाज जहां पर हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। चलो ये तो नॉर्मल है, आपको पता होना चाहिए अंडमान निकोबार के ऐसे ऐसे जगह है जहां पर स्टिल अभी हम जा तो रहे हैं, मतलब जो टूरिस्ट है वो जाते तो हैं, लेकिन उस पर्टिकुलर एरिया में आप मूव नहीं कर सकते। अगर आपको वहां से मूव करना है तो आगे सरकार की एक गाड़ी चलती है, पीछे सरकार की एक गाड़ी चलती है, और सिर्फ आप पूरे 24 घंटे में सिर्फ आधा घंटा ही वहां पर, मतलब वहां से ट्रेवल आउट कर सकते हैं। पूरा दिन वहां पर ट्रेवल भी नहीं कर सकते आप। ऐसे ऐसे एरियाज हैं। ये होता है शेड्यूल 5 का क्राइटेरिया। वो अपनी जमीन पे कुछ भी कर सकते हैं, आप उनकी जमीन पे पैर भी नहीं रख सकते। ये शेड्यूल 5 का क्राइटेरिया है। अंडमान निकोबार क्या आप यहाँ देख लीजिए, छत्तीसगढ़ में भी बहुत सारे ट्राइबल एरियाज हैं, बहुत सारे हैं। नक्सलाइट्स अरे इन्हें, ये सारे अंग्रेजों के चूसले हैं भैया, ठीक है। ये अंग्रेजों ने बहुत पहले से काम कर रखे हैं, वो सिर्फ और सिर्फ हमारा रिसोर्सेज को चूसने आए थे। तो उन्होंने ही सब कुछ, सारी जितनी भी डेलीमार्स हैं वो उन्हीं की बनाई हुई है। वो अगर वो पर्सन चाहते तो उसी टाइम पे उन्हें डेवलप कर सकते थे, तो उन्होंने बिल्कुल भी नहीं चाहा। अब देखो ना, पुर्तगाल को देख लो, पुर्तगालीज ने गोवा को किस लेवल पे बना दिया। हम यूसीसी की बात करते हैं, यूनिफॉर्म सिविल कोड की, वो बंदे प्री इंडिपेंडेंट टाइम पीरियड पे यूसीसी चला रहे हैं वहां पर। हम आजाद नहीं हुए, उनके यहाँ यूसीसी है, वहां पर कोई धर्म वर्म की बात नहीं होती है, किसने गलती करी तो सेम प्रोसेस है सजा का, समझ लो। और प्रॉपर्टी की इनहेरेंट राइट्स की बात करें तो वही चीज है, वो करने को कर सकते थे, लेकिन उन्होंने लंबे टाइम पीरियड के लिए बना के छोड़ दी प्रॉब्लम्स। नेक्स्ट लिखिए, भूरिया कमेटी। भूरिया कमेटी, BHURIA, भूरिया कमेटी। ये लास्ट टॉपिक है, ठीक है, आज का। इसके बाद हम बात करेंगे कल। इट वॉज सेटअप इन जून 1994 to work out details as how to work out detail as to how structure similar to Panchayati Raj institution, structure similar to Panchayati Raj institutions can take shape in tribal areas and scheduled areas to define their powers. It submitted its report in January 1995. It submitted its report in January 1995, and Government of India made act accordingly. And Government of India make act accordingly in 1996 PISA. Done. PISA should be right in capital PESA. ठीक है जी हाँ। बाई चांस क्वेश्चन पूछ लिया जाए आपसे कि भूरिया कमेटी इज रिलेटेड टू, या फिर PISA इज इनेक्टेड बाय द रिकमेंडेशन ऑफ, तो इट विल बी भूरिया कमेटी। तो इनके क्या क्या प्रोविजंस थे वो लिख लीजिए आप। It consists of following features. It consists of following features. तो मतलब PISA का है ये। अब मैं जो आपको जितने भी लिखवा रहा हूँ आपको, ये these all are related with the PISA. PISA के ऊपर अगर क्वेश्चन फॉर्मुलेट होता है तो वो हॉर्स में आता है, ठीक है, हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स में आता है, और हर किसी के बस का नहीं होता वो अप्लाई करना, क्योंकि बच्चे नहीं पढ़ते हैं इसको। उन्होंने पंचायत पढ़ा, उन्होंने सोचा हो गया काम,
सोचो अगर पंचायत पूरा पढ़ने के बाद क्वेश्चन पीसा में से आ गया तो कितना दुख होगा उन्हें। यही मैं नहीं चाहता, इसलिए मैं आपको करवा रहा हूं। देखिए फर्स्ट, द स्टेट लेजिस्लेचर ऑन द पंचायत शैल बी, a state legislature on panchayat shall be in consonance with the customary laws social and religious practice and traditional management practices of community resources that simply means, अब इसका मतलब समझ लीजिएगा आप, इसका सिंपल सा मतलब ये है कि देखो पंचायत में क्या है कि स्टेट लेजिस्लेचर बनाता है अपने हिसाब से लॉस, कि भैया हम जैसा बोलेंगे वैसा आपका चलेगा। लेकिन ट्राइबल एरियाज में क्या है कि जो हमारे पास स्टेट लेजिस्लेचर है उनको पूरे के पूरे लॉज स्टडी करने पड़ते हैं और ट्राइबल एरियाज। अब ट्राइबल एरियाज के लॉज वो स्टडी करते हैं, फिर उन लॉज के हिसाब से अपने कानून बनाते हैं। समझ रहे हो इस चीज को? पहले में क्या है, हम कानून बनाएंगे, आपको मानना है। अब दूसरे में क्या है, आप क्या मान जो हम पढ़ेंगे उसके हिसाब से कानून बना रहे हैं। दीज आर द डिफरेंस। सेकंड लिखिए, scheduled tribes shall not be less than 1/2 of its total number of seat. Scheduled tribes shall not be less than 1/2 of the total number of seat. All the seat of chairperson at all levels shall be reserved for scheduled tribe. All the seats of chairpersons is reserved for all the seats of chairperson of all level shall be reserved for scheduled tribe. Gram Sabha shall made mandatory to grant prospecting license or mining lease for minor minerals. इंपॉर्टेंट है, वर्ड को अंडरलाइन कर दीजिएगा, माइनर मिनरल्स। मेजर मिनरल्स तो सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करती है, माइनर मिनरल्स हमारे पास पीसा एक्ट के थ्रू अपने ग्राम सभा ही इनेक्ट करेगी। नेक्स्ट लिखिए, बस इतना इंपॉर्टेंट है इसमें, और कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट लग नहीं रहा है। एक लास्ट लाइन लिख लीजिए, द एक्ट एक्सटेंडेड प्रोविजन टू पंचायत to tribal areas of 9 states. Tribal areas of 9 states that are including in fifth schedule. And what are those 9 states? Anyone? अच्छा और सारी हैं, सारे लिखे थे ये 6th शेड्यूल में लिखे थे या 5th शेड्यूल में लिखे थे? हाँ, तो मैं क्या पूछ रहा हूँ आपसे? बिल्कुल नमूने वाली हरकतें कर रहे हो यार। फिर 6th में लिखवाए हैं, आप 5th में बता रहे हो। लिखिए, स्टेट लिख लीजिए, आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, शॉर्ट में लिखिए APHP, आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा। दोबारा सुनिए, आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, गुजरात, महाराष्ट्र,
गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान। ठीक है, बस याद रखिएगा आंध्र प्रदेश को ANDRA आंध्रा करके लिखते हैं, आंध्रा.p, क्योंकि वरना अरुणाचल प्रदेश के साथ ये दिक्कत कर देता है। ठीक है, और बाकी का शॉर्टकट जैसे आपने सेकंड लिखा है, हिमाचल प्रदेश इज HP, मध्य प्रदेश इज MP, छत्तीसगढ़ का CHH करके भी शॉर्टकट होता है, झारखंड का JH शॉर्टकट होता है, उड़ीसा को आपको पूरा लिखना होता है, गुजरात को GJ लिखते हैं, महाराष्ट्र को MH लिखते हैं, राजस्थान को RJ लिखते हैं। ठीक है, दैट्स ऑल। तो इसके आगे हम कल करेंगे TS, पता नहीं यार, उसका नहीं पता मुझे, तेलंगाना स्टेट TSTL, मेरे को उसका नहीं पता यार, मुझे नहीं पता उसका भी, मैं आपको बता दूंगा कल। ठीक है, तो बाकी हम इसके बारे में कल हम अर्बन लोकल बॉडीज स्टार्ट करेंगे, कल हम अर्बन लोकल बॉडीज स्टार्ट करेंगे। ओके।